नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू की हुई है, पहली वीडियो मैंने पढ़ा दी थी और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस पर। तो आज हम उसका सेकंड वीडियो देखते हैं, भारत का भौतिक विभाजन। तो आज के जो ये नोट्स है ना, मैंने बहुत मेहनत से देखिए पूरा डायग्राम के साथ, पूरा कलरफुल नोट्स के साथ पूरा पढ़ाऊँगा आपको। आपको मज़ा आ जाएगा आज पढ़ के। पूरा आप देखेंगे हर चीज़ मैंने मैप के साथ कवर की है, पूरी प्रेज़ेंटेशन के साथ आपको पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं, भारत का भौतिक विभाजन पढ़ना। तो भौतिक विभाजन तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृतियां जैसे कि पर्वत हो गया, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, ये सब हम पढ़ेंगे। इन्हीं के आधार पर विभाजन किया जाता है देश का। उसी को भौगोलिक विभाजन कहा जाता है। ठीक। तो भारत को 6 मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भौतिक संरचना और धरातल के आधार पर ना भारत को 6 उसमें विभाजित किया गया है। 6 भू आकृतिक प्रदेशों में, 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। एक तो उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, जो भारत के ऊपर उत्तर में क्या कहते हैं, जो माउंटेन्स हैं, पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसमें उसका उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, उसके बाद समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन 6 भागों में बांटा गया है। मैप से आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, उत्तर में उत्तरी पर्वत श्रृंखला है ना, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, फिर क्या कहते हैं, मरुस्थल प्रदेश है यहाँ पर राजस्थान वाले एरिया में, फिर यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान है असम वाले एरिया में पूरा, और ये यूपी, बिहार, ये सब मैदानी एरिया है ना। और क्या कहते हैं, फिर बीच में आप ये देखेंगे सब प्रायद्वीपीय पठार है। सब हम पढ़ेंगे, अभी बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। और साइड में ये सब तटीय मैदान है, जो समुद्र के तट से लगे हुए मैदान है। और इधर अपना ये सब द्वीप है, हमारे द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सब द्वीप समूह है ना। तो इन 6 भागों में बांटा गया है। और बात करें प्रतिशत में, तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल का भौगोलिक वर्गीकरण है ना, तो भारत का जो मैदानी भाग है वो 43% है लगभग। सबसे ज्यादा भारत में मैदानी भाग है। पठारी क्षेत्र लगभग 27.7% है। पहाड़ियां जो है भारत में 18.6% है। और पर्वतीय भाग 10.7% है। आप कहोगे कि ये द्वीप समूह वगैरह क्यों नहीं इसमें इंक्लूड कर रहे हो, वो बहुत कम है, नाम मात्र के हैं। इसीलिए जब भौगोलिक क्षेत्रफल का वर्गीकरण किया गया, उसमें जो प्रतिशत में बांटा गया है, तो मैदानी, पठारी, पहाड़ी और पर्वतीय भाग को बांटा गया है। मरुस्थल भी मैदानी भाग में ही डाल दिया गया है। तो मैदानी भाग, पठारी क्षेत्र, पहाड़ियां और पर्वतीय भाग, ये इतने प्रतिशत हैं। ज्यादातर पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मैदानी भाग है। और ये पूछा जाता है कि भारत में पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत है, तो 10.7%। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी सब पर्वतों के बारे में। तो पहाड़ छोटे होते हैं, पहाड़ पर आप आसानी से ट्रैकिंग करके वापस आ सकते हो। मतलब आप छोटे छोटे पहाड़ होंगे तो 1 घंटे में चढ़ के उतर भी आओगे, लेकिन जो पर्वत होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे अब देखते हो हिमालय पर्वत, जो बर्फीले पर्वत, मतलब कि बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं। पहाड़ छोटे मोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं। और जो पठार होते हैं, समझ लो, होते तो वो भी पहाड़ ही थे, लेकिन ऊपर की जो ये हिस्सा वो एकदम कट चुका होता है, एकदम प्लेन हो गया होता है। जैसे मैदान प्लेन होते हैं ना, वैसे ही मैदान से थोड़ा ऊंचे होते हैं पठार। पठार समझ लो इस शेप में होंगे जैसे मेज होती है। पहाड़ जो होगा होगा ऊपर से नुकीला है, लेकिन छोटे होंगे। पर्वत और बड़े होते हैं। तब आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आपको भौतिक विभाजन समझ में आ गया कि कैसे बांटा गया है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है। वैसे इस मैप से, मतलब इस डायग्राम से पूरा आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा आपको ज़्यादा, कि कहाँ पर क्या है ना, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले आपको ना हिमालय का, अभी हम पढ़ेंगे कि हिमालय का विभाजन कैसे हुआ। पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। बेसिक चीज़ें आप समझ पाएंगे, थोड़ा आपको रहेगा तो फिर आगे आपको आसानी से समझ आएंगी चीज़ें। देखिए, क्या हुआ था ना कि पहले जो आप देखते हो कि आज अलग अलग महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप है ना, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका महाद्वीप। तो पहले क्या था ना कि पूरी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। पूरी जमीन, मतलब अभी का नहीं, बहुत पहले 200 मिलियन वर्ष पहले की बात का, पहले पूरी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। इसे कहा जाता था पेंजिया। आज इन्हीं पेंजिया ही अलग अलग होकर महाद्वीप बने हैं, पहले पेंजिया कहा जाता था। और जो पानी वाला भाग होता था ना बाहर का, इसे कहा जाता था पैंथालासा। ठीक। पेंजिया और पैंथालासा। तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी कि पृथ्वी के प्रारंभिक समय में जो सभी महाद्वीपीय भाग थे ना, आपस में जुड़े हुए थे। इस एकमात्र विशाल स्थलखंड को पेंजिया कहा जाता था, इस वाले भाग को। और इसी प्रकार जो समस्त महासागरीय वाला भाग है, आजकल तो आप महासागर पढ़ते हो, जब अलग अलग हो गए हैं, तो पहले जो सारा पानी वाला भाग था इसे पैंथालासा कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि पेंजिया का विभाजन हो गया। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया 2 भागों में बट गया। तो 2 भागों में कैसे बट गया, ऊपर वाले भाग को ऐसे समझ लीजिए, ऊपर वाले भाग को 2 भागों में बट गया। ऊपर वाले भाग को कहा गया अंगारा लैंड, इंग्लिश में लोरेशिया कह देते हैं, लोरेशिया। और दक्षिण वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। पहले समझ लो पूरी जमीन थी एक साथ, फिर ये 2 भागों में बट गई। ऊपर वाला क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और नीचे वाला क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। तो अलग कैसे हो गया, मतलब जुड़ा हुआ था तो अलग कैसे हो गया।
आपको मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ ना, धरती जो है, ऊपर तो अभी ठंडी है पूरी, लेकिन नीचे लावा है। तो धरती का नीचे वाला भाग गर्म है और ना पिघला हुआ है। जैसे शहद होती है ना, शहद उस तरह है। मैग्मा वाली फॉर्म में पिघला हुआ, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। शहद की तरह समझ लो जी, भाई शहद एकदम समझ लो गर्म, वो तो उसी तरह है। उसका जो आकार वगैरह जो भी है, अब शहद की तरह है, मैग्मा कहा जाता है। और ये मैग्मा ना हमेशा घूमता रहता है, हिलता-डुलता रहता है पृथ्वी के अंदर। लेकिन जो ऊपरी परत है, वो क्रस्ट है, मजबूत है, उससे दरारें पड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं हम। और धीरे-धीरे इन्हीं प्लेटों के खिसकने से क्या हुआ, पेंजिया 2 भागों में बँट गया। ऊपर वाले भाग को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। अभी भी जो क्या कहते हैं कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कॉन्टिनेंट है अभी भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पर बहुत समय लग जाता है इनमें। ये नहीं 1-2 सालों में नहीं होता, करोड़ों साल लगते हैं इन सब चीज़ों होने में। तो अंगारा लैंड उत्तरी भाग है, जिसे आज हम उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया कह देते हैं। और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग है। यहाँ पर आप थोड़ा समझिए, देखिए ये है अंगारा लैंड। जब ये 2 भागों में टूटा ना, ये ऊपर की ओर गया अंगारा लैंड, ये नीचे की ओर रहा गोंडवाना लैंड। और भारत का आप ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला देखते हैं ना, प्रायद्वीपीय वाला भाग, ये पहले गोंडवाना लैंड में लगा हुआ था। यहाँ पर अंटार्कटिका है, या ये ऑस्ट्रेलिया वाला है गोंडवाना लैंड में। तो भारत धीरे-धीरे ऊपर की ओर खिसका और ये बीच में पानी वाला भाग है, इसे 33 सागर कहते थे। तो ये जाकर यहाँ टकराया बहुत ज़ोर से। टकराने से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। थोड़ा और आगे समझेंगे, यहाँ पर देखिए कि इसमें आज के दक्षिण वाले भाग में जो हमने पीछे भी पढ़ा ना, पहले ये देखिए यहाँ पर उत्तर वाले भाग में जो आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, यूरोप और एशिया महाद्वीप, ये अंगारा लैंड से, ये अंगारा लैंड है ऊपर वाले भाग। और गोंडवाना लैंड में कौन-कौन सा आया, तो इसमें दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नीचे वाला भाग ये वाला देखिए, ये ऊपर वाला अंगारा लैंड में आ गया। और ये नीचे वाला क्या आया, गोंडवाना लैंड में आ गया, जिसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अमेरिका आ गए। समझ गए आप? इन दोनों के बीच का जो जलीय क्षेत्र था, ये वाला, ये 33 सागर कहा गया। ठीक? फिर क्या हुआ, लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले, अभी पहले 2 टुकड़ों में टूटा, उसके बाद क्या हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी अलग-अलग छोटे टुकड़ों में टूटने लगे। पहले जो अंगारा लैंड था एक साथ था, गोंडवाना एक साथ था। अब इनमें भी आपस में टूटने लगे। और भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है ना, जैसे आप जब भारत का मैप देखते हो, तो जो नीचे वाला ये वाला भाग है, ये वाला गोंडवाना लैंड है। ऊपर जो हिमालय के पास वाला क्षेत्र है, वो तो अंगारा लैंड है, लेकिन जो नीचे से आके टकराया, वो गोंडवाना लैंड है। जैसे ये देखिए, यहाँ से टूटकर अलग हुआ और यहाँ पर ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर की ओर देखिए, अब यहाँ से बढ़ के यहाँ पर आके टकरा गया। टकराने से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का प्रायद्वीपीय भाग भी अफ्रीका से लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले अलग हुआ। पहले हम यहाँ पर थे। यहाँ से हम अलग होकर, अगर आप यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, तो इरेज़ करें, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, गुजरात वाला जो एरिया है, अगर ये जो देखिए अफ्रीका का जो ये हॉर्न है, अगर इसको यहाँ पर लाकर करोगे तो एकदम फिट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये वाला क्षेत्र जो है मेडागास्कर, यहाँ पर लगा हुआ था। तो यहाँ से बाहर टूटकर यहाँ पर आया, तो उत्तर दिशा की ओर गति करने लगा। और भारत की प्लेट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशियन, ऊपर अंगारा लैंड में यूरोप और एशिया था ना, तो यूरेशियन प्लेट से भारत की प्लेट आके टकराई नीचे से। दोनों प्लेटों के बीच 33 सागर में नदियों द्वारा लाया गया मलबा जमा था और प्लेटों की टक्कर से ये मलबा सिकुड़ गए और ऊपर उठने लगे। और इन्हीं उठी हुई सिलवटों से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। देखिए, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब भारतीय प्लेट नीचे की ओर थी, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इस तरफ रखा है, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी। भारत जाकर टकराया ऐसे, तो बीच में पानी था। अब पानी तो जब कोई 2 चीज टकराएंगे, वो तो अगल बगल हो ही जाएगा। अगल बगल कह रहा हूँ, तो बीच में क्या था, पानी, 33 सागर। अब जो 33 सागर था, पानी के अंदर कुछ मिट्टी होगी, गाद होगी, कुछ ना होगा ना, तो वो सब जो गाद, मिट्टी, अवसाद, यही सब उठ गए और इन्हीं से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। जैसे आप देखोगे, जब 2 गाड़ियां टकराती हैं, एक्सीडेंट वगैरह कभी होता है, तो जो हल्की गाड़ी होती है और भारी भारी गाड़ी होती है, एक भारी होगी, एक हल्की होगी, एक गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। कभी दोनों पिचकती नहीं कि हाँ टकरा के पिचक जाएंगी, एक ऊपर चढ़ जाती है और एक अंदर घुस जाती है, होता है ना ऐसे। तो ऐसे ही यूरेशियन प्लेट और क्या कहते हैं, भारतीय प्लेट टकराई, तो क्या हुआ, जो हिमालय था, अवसाद का उत्थान हुआ 33 सागर वाले, और इसी से हिमालय बना। इसीलिए हिमालय अभी युवा पर्वत है और बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी प्लेटें आपस में बढ़ रही हैं, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। हिमालय की युवा पर्वत है, ठीक। और नीचे मैग्मा है, मैग्मा हिलता-डुलता रहता है। ऊपर ऊपर वाली परत भले ही मजबूत है, लेकिन नीचे हिलता-डुलता रहता है, जिससे क्या होता है, ये प्लेटें आपस में टकराई। आपको समझ आ ही गया पूरा कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ, मलबा सिकुड़कर। तो इससे पूरा ये जो इमेज वगैरह मैंने यहाँ से लगाई है सब, इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ना। अब आगे चलें, तो हिमालय का जो विभाजन है ना, हिमालय का विभाजन 2 तरह से किया गया है। एक तो श्रेणियों के आधार पर और एक प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, और क्या कहते हैं, ये अपना ईस्ट है और ये वेस्ट है।
जो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन किया गया हिमालय का उसे कहते हैं क्षेत्रीय श्रेणियों के आधार पर। और एक है प्रादेशिक विभाजन, जो कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह लो, इस तरफ से इस तरफ हॉरिजॉन्टली किया गया है, उसे कहा जाता है प्रादेशिक विभाजन। तो पहले उत्तर से यहीं पर थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन किया गया ना, उसमें 4 श्रृंखलाओं में बाँटा गया है। देखिए, एक होता है पर्वत, एक होता है पर्वत श्रृंखला। इसमें अंतर आपको पता है क्या होता है? जैसे पर्वत का मतलब है सिंगल, एक पर्वत। पर्वत श्रृंखला का मतलब श्रेणी में जो पर्वत होते हैं, ऐसे। अब इन्हें कहा जाएगा पर्वत श्रृंखला। हिमालय की एक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, समझे आप? जैसे एक है तो पर्वत, लगातार पर्वत है तो क्या होगा? वो पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब चेन बना रही है, सीरीज़ बना रही है। ठीक? तो क्या पढ़ रहे थे हम? श्रेणियों के आधार पर पढ़ रहे थे। तो श्रेणियों के आधार पर ना 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बँटा है, क्योंकि एक पर्वत नहीं है, ऐसे लगातार पर्वत है, तो इसीलिए इसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय ही है पूरा। तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपरी जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। जैसे मैंने ये कलर देखिए, ये जो ब्लैक है तो यहाँ पर ब्लैक ही रखा है, ये ग्रीन है तो ग्रीन रखा हुआ है, ताकि आपको समझ आए कि हाँ, ये इसको इंडिकेट करता है। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय। उसके बाद उत्तर से हम दक्षिण की ओर पढ़ रहे हैं विभाजन ना, तो नीचे की ओर जाएँगे। फिर आता है वृहद हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है, और ये लगातार श्रेणी में है। फिर आता है लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ही। यहाँ पर तो खाली एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सबसे आखिर में आता है शिवालिक हिमालय। तो 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बँटा हुआ है। फिर बढ़ता है पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। इसमें क्या है ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि नदियों के हिसाब से बाँटा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय कहते हैं, फिर इसको कुमायूँ हिमालय इस एरिया को कहते हैं, फिर नेपाल वाले को नेपाल हिमालय, फिर इधर असम हिमालय कहते हैं। ये नदियों के हिसाब से बँटे हैं। आपको आगे और डिटेल में समझ आएगा। यहाँ पर खाली ओवरव्यू दिया मैंने आपको। तो अब पहले हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर इसका विभाजन तो पढ़ ही रहे हैं। तो ये हिमालय का जो पर्वत का प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, तो ये हिमालय मोड़दार यानी कि फोल्डेड तथा नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, एक यंग माउंटेन है। जैसे अरावली जो पर्वत है ना, वो एक बूढ़ा पर्वत है, लेकिन हिमालय एक नौजवान यानी यंग, जवान, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण पृथ्वी की पर्पटी की मोड़ फोल्डिंग से हुआ है। ऊपर वाली जो परत है उसकी फोल्डिंग से हो गया। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 6 लाख, अगर वैसे देखा जाए तो 5,95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई लगभग पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर है। मतलब देखिए, लंबाई का मतलब है यहाँ से शुरू होकर ऐसे लंबाई है ना हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूरी, और चौड़ाई ऐसे वाली, यहाँ से ऐसे। तो चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है। मैं पीछे में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर ऐसे समझिए आप, ये लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर यहाँ से यहाँ। चौड़ाई में यहाँ ज़्यादा चौड़ा है, जैसे-जैसे पूर्व की ओर बढ़ता है ना, पतला होता जाता है हिमालय पर्वत, ठीक? पर्वत श्रृंखला मतलब। तो चौड़ाई पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर है, पूर्व में घटकर लगभग 160 किलोमीटर ही रह जाती है। और इसकी औसतन ऊँचाई बात करें, औसतन ऊँचाई का मतलब एवरेज, इससे कुछ बड़े भी कुछ पर्वत हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला में, कुछ छोटे भी हैं। लेकिन अगर हम एक एवरेज लें तो 6000 मीटर औसतन ऊँचाई है इसकी। और सर्वोच्च शिखर मतलब कि विश्व का जो सबसे ऊँचा पर्वत है ना, माउंट एवरेस्ट, ये इसी श्रृंखला का पार्ट है। क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है ना। तो आगे चलें। जैसे पर्वत श्रृंखला हिमालय ऐसे तो एक माउंट एवरेस्ट है, वो सबसे ऊँचा है ऐसे, इसे माउंट एवरेस्ट कहा गया। तो अब आगे है ऊँचाई। देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है पुराने आंकड़ों के अनुसार इसकी ऊँचाई थी 8,848, लेकिन अब नए आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अभी नवीनतम पर्वत है, अभी भी बढ़ रहा है, तो अब इस 0.86 मीटर बढ़ गया है, 8,848.86 मीटर। इसका विस्तार की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तक ये फैला हुआ है। ठीक? और ट्रांस हिमालय अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन पढ़ना था ना हमने, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, ये सब हम पढ़ते हैं, ये वाला। ये अब हम पढ़ रहे हैं। पहले ट्रांस पढ़ेंगे, फिर महान या वृहद हिमालय, फिर लघु, फिर शिवालिक, इसको पढ़ेंगे। तो अब श्रेणियों के आधार पर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये थोड़ा आइडिया ले लो। जो ट्रांस हिमालय है ना, इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा, वैसे बहुत किताबों में पढ़ेंगे तो बहुत वो टिपिकल है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने में थोड़ा आसान लगेगा पढ़ा, इसलिए मैंने थोड़ा डायग्राम और बहुत चीज़ें बनाई हैं। देखिए, श्रेणियों के आधार पर उत्तर से दक्षिण के ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय है। ट्रांस हिमालय भी 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। ठीक? वही अब देखिए, यहाँ पर ट्रांस हिमालय भी 4 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, चास्का श्रेणी। मुख्यतः तो ये 3 आती हैं। कैलाश श्रेणी भी हम इसमें काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा बाहर है भारत से ना, चीन के अधिकार में है, लेकिन हम इसी श्रेणी में इसको मानते हैं। है भारत से बाहर, इसीलिए मुख्यतः ये 3 देखते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, पर हैं 4। तो देखिए,
यहाँ पर ऊपर की ओर अगर हम इसके लोकेशन देखें ना कहाँ पर है, तो ये पामीर की गांठ ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर। पामीर की गांठ को एशिया का केंद्र बिंदु कहा जाता है, जहाँ पर कई पर्वत श्रेणियां यहाँ पर आके मिलती हैं पामीर की गांठ में। इसे विश्व की छत कहा जाता है और ये तजाकिस्तान में है ना। और क्या कहते हैं, तजाकिस्तान में और कश्मीर के उत्तर में है। अब तो लद्दाख है, लद्दाख के उत्तर में है। और जो हिंदू कुश पर्वत है ये वाला, ये पामीर घाट के पश्चिम की ओर है, फैला हुआ है। ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक फैला हुआ है, हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान से पाकिस्तान। और जो ये कुनलुन पर्वत है, ये पामीर की गांठ के पूर्व में है, कुनलुन पर्वत। और ये चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में है। आप यहाँ पर देखोगे तो इसके नीचे ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय में ये वाली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी, ये है जास्कर श्रेणी और ये कैलाश श्रेणी। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 मुख्य श्रेणियां आती हैं। अब काराकोरम श्रेणी, तो इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। और ये पश्चिम में यह पामीर की गांठ से जुड़ी हुई है, दक्षिण पूर्व में यह कैलाश श्रेणी तक विस्तृत है। यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा पीछे देखिए, ये जो काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी, इसका पश्चिम में ये है, पश्चिम में पामीर की गांठ है और पूर्व में क्या है, कैलाश श्रेणी है ना, वही है यहाँ पर देखिए। पश्चिम में पामीर की गांठ और दक्षिण पूर्व में कैलाश श्रेणी है। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, इसी श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, वो इसी में है, काराकोरम श्रेणी में ही आती है भारत की सर्वोच्च चोटी, जो कि 8611 मीटर है। ठीक, और K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अभी ये पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। गोडविन ऑस्टिन जो ये श्रेणी है, ये पीओके में है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है तो हमारा हिस्सा, इसलिए K2 है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि भारत में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो अभी भारत में जो आती है वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। क्योंकि अभी जो भारत के अधिकार में, लेकिन जो K2 है तो भारत का ही, लेकिन पीओके में है, जिस पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है ना, इसीलिए भारत की तो K2 है, लेकिन भारत में कंचनजंगा है। और बात करें ग्लेशियर की, तो जिसे हम हिंदी में हिमनद कहते हैं। तो ग्लेशियर यहाँ पर जो काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, एक तो सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है हिस्पर ग्लेशियर, तीसरा है बाल्टोरो ग्लेशियर और चौथा है बियाफो ग्लेशियर। ये ग्लेशियर पूछे जाते हैं कि बताइए हिस्पर ग्लेशियर किस श्रेणी में आता है, तो काराकोरम श्रेणी में आता है। बाल्टोरो किस श्रेणी में आता है, तो काराकोरम श्रेणी में आता है। और इसमें से बाकी डिटेल में कुछ पढ़ना नहीं ग्लेशियर के बारे में। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, तो जानकारी दे देता हूँ आपको। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यानी कि हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है, जहां सैनिक लगभग 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं। और यह हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर, पोलर रीजन को अगर हम छोड़ दें, वो तो पहले नंबर पर आते हैं कि बाहर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये लंबाई लगभग 76 से 78 किलोमीटर है। और यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी का ये मुख्य उद्गम स्रोत है, जो नुब्रा नदी है आगे चलकर श्योक नदी में मिल जाती है। और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर पर ही ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जो कि भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को किया था। एक सैन्य अभियान चलाकर इस ग्लेशियर को, पाकिस्तान को भगाया था और अपने नियंत्रण में ले लिया था सियाचिन ग्लेशियर, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद तो हमने ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी पढ़ ली। अब दूसरी है लद्दाख श्रेणी। यह श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। देखिए, काराकोरम सबसे ऊपर है ना, काराकोरम के नीचे क्या है, लद्दाख है, तो के दक्षिण में हुआ काराकोरम के। और ये सब आती हैं ट्रांस के अंदर, ट्रांस हिमालय के अंदर। तो यह श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है और इसके उत्तर में सिंधु नदी और दक्षिण में जास्कर श्रेणी। अब लद्दाख के नीचे देखिए जास्कर श्रेणी आएगी, तो इसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी है और उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के बीच विभाजक का कार्य करती है। जो लद्दाख श्रेणी है, क्योंकि इसके उत्तर में सिंधु नदी है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी है और दक्षिण में जास्कर, क्या कहते हैं, जास्कर श्रेणी है, तो इसीलिए विभाजक का काम करती है सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बीच में। और इस श्रेणी में स्थित जो राकापोशी पर्वत है ना, ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला, एकदम जो उसकी स्लोप है ना, वो एकदम स्टीप है, तीव्र ढाल वाला है। तो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत कौन सा है, चोटी कौन सी है, तो वो है राकापोशी। और अगर पूछ लिया जाए किस श्रेणी में है, कौन सी श्रेणी में है, तो लद्दाख की श्रेणी में है। जो प्रश्न बनते हैं वही मैंने यहाँ पर कराए हैं। और आगे है जास्कर श्रेणी। तो यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। जाहिर सी बात है, सबसे ऊपर कौन सी, काराकोरम, फिर है लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर और दक्षिण में स्थित है। और इसके दक्षिण में वृहद हिमालय, जो आगे हम पढ़ेंगे।
और सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है। ठीक, और सिंधु नदी इन श्रेणियों को काट कर भारत का सबसे गहरी घाटी बनाती है। बहुत ही बड़ा खड्डा जिसे हम कह देते हैं, गहरी घाटी बनाती है। पहाड़ों के बीच में घाटियां होती है ना नीचे की तरफ, जिसे गोर्ज कहा जाता है, जिसकी लगभग गहराई है 5200 मीटर। सिंधु नदी इन श्रेणियों को काट कर, नदी बह रही है तो काट कर सबसे गहरी एक घाटी बनाती है, जिसका गोर्ज बनाती है, जिसकी गहराई है लगभग 5200 मीटर। उसके बाद है कैलाश श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय का सबसे पूर्वी श्रेणी है, इस तरफ है ट्रांस हिमालय के इधर। और इसमें स्थित माउंट कैलाश धार्मिक दृष्टि से आपको पता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, हमारे सनातन धर्म में इसकी बहुत महत्व है ना। और कैलाश श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है, और तिब्बत पे आपको पता है चाइना का कब्जा है, इसीलिए कैलाश श्रेणी में चाइना के उसमें अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। इसीलिए मुख्यतः हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन आती ये भी है पर भारत के बाहर है। अब है वृहद हिमालय। अब हमने ट्रांस हिमालय कंप्लीट कर लिया, 4 उसमें बांटा गया है, क्या कहते हैं, उत्तर से दक्षिण में ट्रांस हिमालय पढ़ लिया। दूसरे नंबर पर आता है इसके दक्षिण में वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को ही महान हिमालय, ग्रेट हिमालय कहते हैं। इसी को हिमाद्री, जो कि इसी में सबसे ऊंचे पर्वत पाए गए हैं, इसी वाले में। और हिमाद्री मतलब जो बर्फ से ढका हुआ है, सर्वोच्च हिमालय, सबसे ऊंचे हिमालय इसी में है। तो इसकी स्थिति क्या है, तो इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है, यानी कि जैसे वृहद हिमालय उत्तर ऊपर होता है, उत्तर में कौन सा है, ट्रांस हिमालय। और इसके दक्षिण में साउथ में कौन सा है, तो लघु हिमालय है। आकार व ऊंचाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई 150 से 200 किलोमीटर के बराबर बीच में है। और औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर है। और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। वृहद हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो वृहद हिमालय, देखिए यहाँ पर पूरा पर्वत श्रृंखला जो है, समझ लो यहाँ से यहाँ तक है। क्या याद रखना, बस इतने में ही है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना। ये शुरुआत होता है नंगा पर्वत से, वृहद हिमालय की, और खत्म होता है नामचा पर्वत से। नंगा पर्वत इस समय पीओके में है, और नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। तो पीओके में नंगा पर्वत, उसके बाद उत्तराखंड में बंदर पूंछ, फिर कामेट और नंदा पर्वत, जो आपको याद रखने हैं। पर्वत श्रृंखला है ना ऐसे लगातार, तो इसमें जो पर्वत पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंदा पर्वत, एक नंगा है और एक नंदा है, याद रखिए। नंगा पाकिस्तान, पीओके है, हमारा हिस्सा है, इसीलिए अभी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। और नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश, बंदर पूंछ, कामेट, नंदा। और बंदर पूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत आते हैं। इसीलिए मैंने ये देखिए बना दिया यहाँ पर, इसको ये इंडिकेट करता है कि बंदर पूंछ और कामेट के बीच में ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। और उसके बाद नेपाल आता है। कामेट नंदा पर्वत हो गया, फिर नेपाल में धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, मैकालो, और बीच में आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में आती है ना। फिर कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल के उसमें लगता है। फिर नामचा पर्वत, जो आखिर में सबसे अरुणाचल प्रदेश में है। और जो ये माउंट एवरेस्ट है ना, इसे भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तिब्बत यहाँ पर इसे चोमोलोंगमा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8848.86 मीटर। कंचनजंगा, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन वो पीओके में है, इसलिए भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है, जो कि 8586 मीटर है। और अन्य प्रमुख चोटियां धौलागिरी, अन्नपूर्णा, जो मैंने आपको बता दी। तो नंगा पर्वत, बंदर पूंछ, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा पर्वत, ये सारे पर्वत हैं जो कि आपको यहाँ पर बस याद रखने हैं। तो आगे इसमें जो ग्लेशियर पढ़ लेते हैं कि वृहद हिमालय के कौन से ग्लेशियर पूछे जाते हैं। तो एक गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री जहाँ से गंगा उतरी है, गंगा निकली है। और मिलाम हिमनद, जहाँ से, जो कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो मिलाम, जिसे यमुनोत्री भी आप कह देते हो, और गंगोत्री, ये ग्लेशियर। अब आता है मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय कहा जाता है साथ में। तो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, हमने वृहद हिमालय पढ़ लिया। अब तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और यह पूर्व से पश्चिम दिशा में महान हिमालय के लगभग पैरेलल ही फैला हुआ है। और चौड़ाई की बात करें लगभग 60 से 80 किलोमीटर, और औसतन ऊंचाई इसकी 4000 मीटर है। वृहद हिमालय की 6000 मीटर थी। और देखिए, जो ये वृहद हिमालय है ना, वृहद हिमालय कह रहा हूँ, लघु हिमालय। ये लघु हिमालय है ना, इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, और फैला हुआ खाली भारत में तो है नहीं, नेपाल में भी है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। वहाँ अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है इसे, लघु हिमालय को। और जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पर हिमाचल में आते हैं, हिमाचल में से धौलाधर कहते हैं। वहां पर हमने धौलागिरी पढ़ा था वृहद हिमालय में, ये धौलाधर है, ठीक, धौलाधार। और उसके बाद
उत्तराखंड में इसे नाग टिब्बा कहते हैं और नेपाल में इसे महाभारत श्रृंखला कहते हैं। ये श्रृंखला जा रही है लघु हिमालय वाली, इसे क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा जाता है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं और नेपाल में महाभारत श्रृंखला कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। अब आपको समझ आ गया। पूछा जाता है कि महाभारत श्रृंखला कहाँ पर है, तो नेपाल में है। ये किसका भाग है, ये लघु हिमालय का ही कहा जाता है। तो प्रमुख घाटियां हैं लघु हिमालय में, देखिए। तो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच कई सुंदर घाटियां हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी और कांगड़ा घाटी। तो घाटी मतलब जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर नदी वगैरह बहती है। तो यहाँ पर जो खाली एरिया होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो खाली एरिया होता है, ये घाटी होती है। में नदी वगैरह बहती है, जहाँ नदी है वहाँ लोग सभ्यता बसती है। तो और वैसे भी पहाड़ों के ऊपर कैसे रहेंगे, थोड़ा कठिन रहता है। ये थोड़ा एक तरह से मैदानी वाला भाग बन जाता है, घाटी वाला। तो कश्मीर घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी ये भी महान हिमालय और धौलाधर रेंज के बीच में स्थित है, जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर कहा जाता है ना। और काठमांडू जो घाटी है, ये भी महान हिमालय और महाभारत रेंज जो कि नेपाल वाली श्रेणी है। कांगड़ा घाटी ये धौलाधर रेंज की तलहटी में है, 1 फुट उसमें नीचे की ओर है। और प्रमुख हिल स्टेशन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो हिल स्टेशन है, शिमला, मनाली, डलहौजी, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, कसोल, ये मध्य हिमालय का ही भाग है। ठीक। और उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, ये सब मध्य हिमालय के ही हैं। ये पूछ लिया जाए कि हाँ, ये सब जो हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भी इसी में आता है। अब आगे चलें तो 3 हमने पढ़ लिए, ट्रांस, बृहद, मध्य। अब पढ़ते हैं, ये कहते हैं शिवालिक हिमालय, सबसे बाहरी आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय। तो शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे बाहरी और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह लघु हिमालय और मैदानी भाग, अब इसके लघु हिमालय है, फिर लघु हिमालय के नीचे कौन सा है, शिवालिक हिमालय, उसके बाद तो मैदानी एरिया शुरू हो जाता है ना। तो लघु हिमालय और मैदानी भाग के बीच में स्थित है कौन सा, शिवालिक हिमालय। इसकी औसतन ऊंचाई 1000 मीटर है, सबसे छोटा वाला है। और यहाँ अनेक छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून कहा जाता है, पूर्व में द्वार कहा जाता है। और जैसे आप सुनते हो ना, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, हरिद्वार, ये यहीं पर पाए जाते हैं। देखिए, जो अब इनकी ऊंचाई ज़्यादा है नहीं, तो जैसे जो ये क्या कहते हैं, पहाड़ है, पहाड़ के मैंने बीच में बताया ना कि घाटी होती है, जैसे 2 पहाड़ों के बीच में घाटी हो जाती है। उसी प्रकार जो छोटे-छोटे ये पहाड़ है ना, अब यहाँ पर घास के मैदान होते हैं इस तरफ, फिर आगे पहाड़, घास के मैदान है ना? तो जो पहाड़ है, इसके पूर्व में शिवालिक हिमालय की बात कर रहा हूँ, तो जो ये क्या कहते हैं, पूर्व ये है, पश्चिम ये है। तो पश्चिम में दून कहा जाता है इसे। जैसे ये पहाड़ है, ठीक? वो कहा जाएगा दून पश्चिम को, और पूर्व को कहा जाएगा द्वार। पूर्व को कहा जाएगा द्वार और पश्चिम को कहा जाएगा क्या, दून। ये जो घास वाले मैदान है इधर, इसे द्वार कहा जाएगा, द्वार यानी दरवाजा, और इसे दून कहा जाएगा। तो यहीं पर जो बसे होंगे इसके पश्चिम को, उसे दून, उसके नाम क्या कि दून लगता है। जैसे अगर देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और इस तरफ जो होगा उसे, उसके नाम क्या कि द्वार लगेगा। जैसे हरिद्वार, प्रसिद्ध द्वार है ना हरिद्वार, पूर्व की ओर होता है दून, अरे पूर्व कह देता हूँ बार बार, पश्चिम की ओर होता है दून और पूर्व की ओर होता है द्वार। ये शिवालिक हिमालय में, ठीक। अब आगे चलें तो देखिए, अब जो भी हमने पढ़ लिए सारे हिमालय, हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर, उसमें क्या है कि बीच में जैसे ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय है ना, इसके बीच के जोन को सचर जोन कहते हैं। ये भी पूछ लेता है। और बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच वाले को कहा जाता है मेन सीमांत दर्रा। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रख लेना है। अब आगे चलते हैं, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। हमने पहले उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन पढ़ा, अब प्रादेशिक जो विभाजन है वो पढ़ते हैं। तो प्रादेशिक विभाजन ना नदियों के बीच हिसाब से किया गया है। जैसे कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 श्रेणियों में इसे भी बांटा गया है। और इनका विभाजन नदियों के हिसाब से किया गया है। जैसे सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय आता है, उसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। सतलुज नदी और काली नदी, इसके बीच का जो हिमालय वाली वो है, वही वाला हिमालय है, अलग नहीं है। पर्वत श्रृंखला वही चली आ रही है, बस हमने इसको ऐसे बांट दिया है। इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक। ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जो है, मतलब कि सतलुज नदी और काली नदी के बीच वाला क्षेत्र है। तो ये कश्मीर हिमालय लगभग 560 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये कुमायूं नदी कह रहा हूँ, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में। उसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी, इनके बीच में आता है नेपाल हिमालय, ये 800 किलोमीटर के लगभग फैला हुआ है। फिर तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आता है असम हिमालय, ये 720 किलोमीटर में फैला हुआ है।
ज़्यादातर जो प्रश्न बने हैं ना इसमें प्रादेशिक विभाजन से, वो इसी स्लाइड से आपको देखने को मिल रहे हैं। इतने में हाँ, प्रादेशिक विभाजन वाले, क्योंकि नदियाँ पूछ ली जाती हैं या इनका वो पूछ लिया था कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। ज़्यादातर तो नदियाँ ही पूछी जाती हैं कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच में फैले हुए हिमालय को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच में कौन-सा है? तो कुमायूँ हिमालय। या ऐसे पूछ लिया जाएगा, कुमायूँ हिमालय के एक ओर सतलुज नदी है और दूसरी ओर कौन-सी नदी है? काली नदी है। समझ रहे हो? यहीं पर से घुमा-फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंधु से सतलुज पंजाब या कश्मीर, सतलुज से काली कुमायूँ, काली से तीस्ता नेपाल और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम। ये मैप देखकर आपको मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना। अगर आप ये मैप ही देख लेंगे तो आपको रटना पड़ेगा ही नहीं। मैप से ही आपको पूरा ये समझ आ जाएगा। तो आगे आप चलें? इससे आगे पढ़ें इसके बारे में? तो यहाँ से पढ़ लेते हैं जो भी पूछा जाता है। तो कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया। और यह हिमालय का वह भाग है जो सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित है, 560 किलोमीटर। और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत निम्न पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जो हमने पढ़ी ना उत्तर से दक्षिण विभाजन। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी, ये कश्मीर हिमालय में ही आती है। और कश्मीर हिमालय की घाटियाँ झीलों के अवसादों के लिए बनी झीलों के जो अवसाद हैं, गाद है, उससे बनी है। और इन घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिससे यहाँ पर केसर की जो खेती होती है, जिसे ज़ाफ़रान कहा जाता है। कश्मीर की केसर पता है ना आपको? केसर होती है खेती, क्योंकि यहाँ यहाँ की उपजाऊ मिट्टी के कारण। तो जिसे वहाँ पर ज़ाफ़रान कहते हैं, हम इसे केसर कहते हैं, इंग्लिश में सैफ़रन कहा जाता है। अब कुमायूँ हिमालय, नेपाल और असम, यहीं पर पढ़ लेते हैं। इनसे ज़्यादा मतलब वो और कुछ प्रश्न बाहर से नहीं आता, बस यही कि किस नदी के बीच, मैंने आपको पहले बताया। तो सतलुज से काली नदी के जो मध्य का भाग है, मुख्यतः उत्तराखंड में है, इसको कुमायूँ हिमालय कहा जाएगा, 320 किलोमीटर। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रमुख चोटियाँ इसी पर हैं। और नेपाल हिमालय की बात की जाए, तो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग है ये, और इसका मुख्यतः ये नेपाल में फैला हुआ है, लंबाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा प्रमुख चोटी इसी पर है। असम हिमालय की बात की जाए, तो तीस्ता नदी से दिहांग नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र में है, इसके मध्य फैला हुआ है और लगभग इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ना हिमालय के विभाजन का पहला भाग पूरा खत्म कर दिया मैंने। विभाजन खत्म हो गया, लेकिन आगे जो पर्वत हैं, बाकी पूरे जो भारत के प्रमुख पर्वत हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगली ही वीडियो में उसमें पूरा मैं आपको पर्वत बाकी के पढ़ा दूँगा, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी में मैं करवा दूँगा। तो आगे ताकि पूरा पर्वत एक साथ कंप्लीट हो जाए, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें। तो आज मैंने आपको पूरा हिमालय का विभाजन पढ़ा दिया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।